दिल्ली की सर्दियाँ जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही बेरहम भी। जनवरी की उस सुबह कोहरा इतना घना था कि इंडिया गेट की मीनारें भी ओझल हो रही थीं। आर्यन, जो अभी अभी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में जूनियर डिजाइनर बना था, अपनी पहली बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए घबराया हुआ था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जैसे ही ब्लू लाइन मेट्रो के दरवाजे खुले, भीड़ का एक सैलाब उसे अंदर ले गया। आर्यन के एक हाथ में उसका कीमती लैपटॉप बैग था और दूसरे में कैपुचिनो का गरम कप। तभी अचानक एक जोर का धक्का लगा। आर्यन का संतुलन बिगड़ा और उसकी पूरी कॉफी सामने खड़ी एक लड़की के सफेद लखनवी कुर्ते पर जा गिरी। पूरे कोच में सन्नाटा छा गया। लड़की के चेहरे पर हैरानी थी, जो धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। आर्यन हड़बड़ाया। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला, पर फिर झिझक कर रुक गया। लड़की ने अपने कुर्ते पर बने भूरे दाग को देखा और फिर आर्यन की उन घबराई हुई आंखों को। उसने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, ये कुर्ता मेरी माँ ने मेरे पहले वर्किंग डे के लिए दिया था। पर चलिए, शायद दिल्ली की भीड़ का यही स्वागत करने का तरीका है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। गुस्सा तो था, पर उसमें एक ठहराव भी था। आर्यन ने अगले 3 स्टेशनों तक कुछ नहीं कहा, बस ग्लानि में डूबा रहा। जब लड़की नोएडा सिटी सेंटर पर उतरी, तब आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो उसे माफ कर चुकी हो। उस दिन आर्यन प्रेजेंटेशन में क्या बोला उसे कुछ याद नहीं रहा। उसे याद रहा तो बस वो सफेद कुर्ता और वो अजनबी चेहरा। अगले 15 दिनों तक आर्यन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वो उसी समय उसी कोच में उस लड़की को ढूंढने लगा। 16वें दिन, जब उम्मीद टूटने ही वाली थी, वो दिखी। वो एक कोने में खड़ी अमृता प्रीतम की एक किताब पढ़ रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। उसने एक छोटा सा कागज का थैला उसकी ओर बढ़ाया। नमस्ते, मैं वही कॉफी विलेन। इसमें एक स्टेन रिमूवर पेन है और माफी के तौर पर एक डार्क चॉकलेट। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, रियली। लड़की खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सर्दियों की सुबह पहली धूप खिली हो। आप वाकई बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं। मैं ईशा हूँ, और वैसे दाग तो नहीं गया, पर कुर्ता अब विंटेज लगने लगा है। यहाँ से शुरू हुआ बातों का वो अंतहीन सिलसिला। ईशा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर थी। वो शब्दों की बाजीगर थी, जबकि आर्यन इमारतों का डॉक्टर। वो मेट्रो की खिड़की से बाहर भागती दिल्ली को देखते और सपनों की बातें करते। आर्यन उसे बताता कि कैसे पुरानी दिल्ली की हवेली आजम खां की मेहराबें आज की कंक्रीट की इमारतों से ज्यादा मजबूत हैं, और ईशा उसे समझाती कि एक विज्ञापन के एक छोटे से स्लोगन के पीछे कितनी रातों की नींद छिपी होती है। महीने गुजरे। उनकी दोस्ती अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां राजीव चौक का इंतजार काम से ज्यादा जरूरी हो गया था। एक शनिवार उन्होंने मेट्रो की भीड़ से दूर मिलने का फैसला किया। कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में।
जहां फाउंटेन की बौछारें हवा में ठंडक घोल रही थीं। ईशा ने अचानक पूछा, आर्यन, तुम्हें डर नहीं लगता? हम इस शहर की भीड़ में दो छोटी सी बूंदों की तरह हैं। अगर कल हम एक दूसरे का नंबर खो दें तो हम शायद कभी मिल ही ना पाए। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस पास की एक पुरानी इमारत की दीवार की ओर इशारा किया। ईशा, ये दीवारें 100 सालों से यहीं खड़ी हैं। ये जानती हैं कि लोग आते जाते हैं, पर जगहें याद रखती हैं। अगर हम कभी खो भी गए तो मैं तुम्हें इन्हीं पुरानी दीवारों के साए में ढूंढ लूंगा। उसी पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो भागकर एक पुराने खंबे के नीचे छिप गए। बारिश की बूंदों ने ईशा के चेहरे को भिगो दिया था। आर्यन ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो उस पहले दिन थी। उसने धीरे से ईशा का हाथ थामा। कोई वादा नहीं हुआ, कोई इकरार नहीं हुआ, पर उस बारिश ने उनकी रूहों पर एक मुहर लगा दी थी। जिंदगी अक्सर उस वक्त सबसे बड़ा झटका देती है जब हम सबसे खुश होते हैं। आर्यन के पिता, जो एक सरकारी रिटायर्ड अफसर थे, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि दिल्ली की भागदौड़ और प्रदूषण उनके लिए जानलेवा हो सकता है। उन्हें तुरंत किसी अच्छे, शांत, बढ़िया पर्यावरण वाले इलाके में शिफ्ट होना था। आर्यन के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। जिस दिन उसे ये बात ईशा को बतानी थी, उस दिन दिल्ली की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ईशा, मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। ईशा के हाथ में पकड़ा चाय का कुल्हड़ स्थिर हो गया। उसने आर्यन की तरफ नहीं देखा, बस सामने जलते हुए स्ट्रीट लाइट को देखती रही। कब? उसकी आवाज कांप रही थी। परसों। पापा की टिकटें बुक हो चुकी हैं। ईशा खामोश रही। उस रात दिल्ली की सड़कों पर टहलते हुए उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े रखा, जैसे वो वक्त को थामना चाहते हों। जब आखिरी बार आर्यन ने उसे घर छोड़ा तो ईशा ने बस इतना कहा, आर्यन, बड़े शहर में जाकर कहीं तुम दिल्ली की इन छोटी गलियों को भूल मत जाना। दूसरे शहर जाकर आर्यन ने खुद को काम में झोंक दिया। शुरुआत में रोज फोन होते थे, घंटों बातें होती थीं, पर धीरे धीरे फासले आने लगे। आर्यन को बड़े प्रोजेक्ट संभालने थे और ईशा दिल्ली में अपनी पहचान बनाने में जुटी थी। एक दिन ईशा का फोन आया, आर्यन, मेरी शादी तय हो गई है। पापा की पसंद का लड़का है, नेवी में है। आर्यन के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने बस इतना कहा, खुश रहना ईशा। उस रात आर्यन ने एक डायरी खरीदी और उसमें अपना पहला खत लिखा। वो खत जो उसने कभी पोस्ट नहीं किया। अगले 5 सालों में उस डायरी में सैकड़ों खत जमा हो गए। वो ईशा से बात नहीं करता था, पर वो ईशा को लिखता था। 5 साल बाद आर्यन को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वापस दिल्ली भेजा गया। वो पुरानी दिल्ली की एक हवेली को बुटीक होटल में तब्दील करने का काम था। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे लगा जैसे हवा में अभी भी वही कॉफी की महक है। प्रोजेक्ट के दौरान आर्यन एक शाम लोधी गार्डन गया। वो वही जगह थी
जहां वो घंटों बैठा करते थे। सूरज ढल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में एक कागज का जहाज था, आर्यन से आकर टकरा गया। अंकल, मेरा प्लेन उड़ा दो, बच्चे ने चहकते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर जहाज पकड़ा और जैसे ही उसकी नजर बच्चे की आंखों पर पड़ी, उसे लगा जैसे उसने कोई पुराना सपना देख लिया हो। वही आंखें, वही गहराई। कबीर, चलो बेटा, घर जाने का वक्त हो गया है, पीछे से एक आवाज आई। आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। वो ईशा थी। उसने एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। बालों में एक छोटा सा क्लच था। वो वैसी ही थी, पर उसकी आंखों में अब एक दुनिया का तजुर्बा था। ईशा? आर्यन की आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकल रही थी। ईशा रुकी। उसकी आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ी। फिर धीरे से एक मुस्कान आई। आर्यन, तुम यहां? वो दोनों एक बेंच पर बैठे। कबीर पास ही तितलियों के पीछे भाग रहा था। कबीर बहुत प्यारा है, आर्यन ने कहा। हाँ, बिल्कुल अपनी पसंद का है, जिद्दी और मासूम, ईशा ने कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद ईशा ने अपने बैग से एक छोटा सा मखमली बटुआ निकाला। उसमें से एक मुड़ा हुआ पीला पड़ चुका कागज निकाला। ये वो खत है आर्यन, जो मैंने उस रात लिखा था जब तुम जा रहे थे। मैं स्टेशन आई थी, पर तुम्हारी ट्रेन जा चुकी थी। मैंने इसे कभी फाड़ा नहीं, शायद इसलिए कि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। आर्यन ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें सिर्फ एक कविता थी। पटरियां तो साथ चलती हैं उम्र भर, पर क्या कभी मिल पाती हैं? मंजिल शायद साथ ना हो हमारी, पर सफर की यादें हमेशा साथ निभाती हैं। आर्यन की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपने बैग से वो डायरी निकाली जिसमें 5 सालों के खत दफन थे। ईशा, ये मेरी 5 सालों की खामोशी है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ईशा ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे। उसकी आंखें भर आईं। उसने डायरी बंद की और आर्यन का हाथ अपनी हथेली पर रखा। आर्यन, कुछ प्रेम कहानियां मिलन के लिए नहीं बनी होती, वो इसलिए बनी होती हैं ताकि दुनिया को पता चले कि अधूरापन भी कितना मुकम्मल हो सकता है। शाम के साए गहरे हो गए थे। ईशा उठी। उसने कबीर को आवाज दी और जाने लगी। आर्यन ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि अब उनकी जिंदगियां अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही हैं। ईशा ने जाते जाते मुड़कर देखा और कहा, आर्यन, उस स्टेन रिमूवर से कुर्ते का दाग तो चला गया था, पर तुम्हारी यादों का दाग आज भी ताजा है। वो चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा, हाथ में ईशा का वो पहला खत लिए। उसे आखिरकार अपनी कहानी का आखिरी स्टेशन मिल गया था। वो जान गया था कि मोहब्बत वो नहीं जो साथ रहे, मोहब्बत वो है जो बिछड़ने के बाद भी रूह में महकती रहे। मेट्रो की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा।
मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी फ्रेंडशिप इन मेट्रो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।